खर्चा एकदम से बढ़ गया। 1962 में खुद चीन ने हमारे ऊपर हमला किया। 1962 में आप में से कई लोग अलग अलग उम्र के होंगे, हम स्कूल में थे और फिर सारे देश के बच्चों को सैनिक ट्रेनिंग दी जाने लगी, एनसीसी। और चीन के इस हमले के बाद भारत की अर्थव्यवस्था बिखर गई। हमारा जो बजट था प्लानिंग कमीशन का, पंचवर्षीय योजना, उसमें जो पैसा खेती के लिए था, शिक्षा के लिए था, स्वास्थ्य के लिए था, सड़क के लिए था, वो सब सेना की तरफ लाना पड़ा। और तब से जो लड़खड़ाहट भारत के विकास में आई, वो संभाले नहीं समझी। फिर भी चीन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। सरकारें बदल गई, विदेश मंत्री बदले, रक्षा मंत्री बदले, प्रधानमंत्री बदले, लेकिन चीन का रुख नहीं बदला। इस समय भारत की कुल 43,180 वर्ग किलोमीटर जमीन कश्मीर के इलाके में ही, सिकियांग और कश्मीर क्षेत्र में चीन के कब्जे में। इसमें से 5,180 वर्ग किलोमीटर जमीन वो भी है जो कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है, उसमें से चीन ने ले लिया। चीन का उस जमीन पर कोई हक नहीं बनता। 5,000 वर्ग किलोमीटर जमीन। हम लोग 1 और 2 एकड़ की जमीन के लिए भाई भाई में झगड़ा होता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लोग लड़ते हैं, और यहाँ 43,180 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा है। और लद्दाख, जम्मू और कश्मीर में, हिमाचल उत्तराखंड में, सिक्किम अरुणाचल प्रदेश में, और भूटान भारत बॉर्डर, यानी जो पूरा हिमालय, कभी आप घर जाइएगा, भारत का नक्शा देखिएगा। भारत का नक्शा देखने की रोज जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब आप देखेंगे तब आप चौंक जाएंगे। और चीन इस बीच में करीब $225 अरब सैनिक तैयारी पर खर्च किया है। $225 अरब एक साल, और भारत का खर्चा $55 अरब का, तो 225 और 55। लेकिन चीन ने कब्जा कर रखा है तिब्बत के इलाके पर, इसलिए वो तिब्बतियों पर भरोसा नहीं करता। हमारा तिब्बत के साथ गुरु और शिष्य का रिश्ता है। दुनिया में बहुत से देश भारत की इज्जत करते हैं, लेकिन तिब्बत अकेला देश है जो कहता है कि भारत हमारा गुरु देश है। दुनिया में बहुत से देशों को भारत से बहुत कुछ मिला, लेकिन तिब्बत की भाषा, लिपि और धर्म तीनों भारत से। बौद्ध धर्म जो बोध गया से शुरू हुआ, सारनाथ से, वो तिब्बत का 95% लोगों का धर्म। तिब्बत की जो भाषा है, तिब्बती भाषा, उसका व्याकरण और लिपि नालंदा विश्वविद्यालय से 7वीं शताब्दी के आचार्यों ने विकसित किया। तिब्बत से ढेर सारे विद्वान आए, यहाँ बैठे, यहाँ के आचार्यों से सीखा, तो भारत में बिहार में भी नालंदा का तिब्बत के साथ बहुत नजदीकी संबंध है। जो अभी की स्थिति है, उसमें पहली बात तो ये कि हमारा बहुत बड़ा जमीन का इलाका चीन के कब्जे में, तिब्बत पर कब्जा होने के बाद से। इसीलिए हम लोग कहते हैं तिब्बत की आज़ादी, भारत की सुरक्षा। जब तक तिब्बत आज़ाद देश था, मुश्किल से 80 पुलिस वाले सीमा की सुरक्षा में लगते थे। जैसे नेपाल के साथ हमारी सीमा है, आने जाने का कोई बंधन नहीं था, और व्यापार हिमालय के लिए भी, पूरे हिमालय के लिए, तिब्बत, नेपाल, कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, उसका समृद्धि का कारण। जब से चीन ने कब्जा किया है, तब से वो सारा इलाका सेना की छावनी में बदल गया है, और वहाँ पर विकास के नाम पर शून्य हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर कोई पूंजी लगाने को तैयार नहीं। और वहाँ पर
जो प्राकृतिक परिवेश है वो भी चीनियों ने नष्ट कर दिया। दूसरी बड़ी बात ये है जो हम लोग को और ध्यान देने की है कि भारत की जितनी बड़ी नदियाँ गंगा और सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक सब तिब्बत से निकलती हैं। इन नदियों का माँ का नाम तिब्बत है और तिब्बत पर चीन का कब्जा है, तो चीन ने उन नदियों पर बांध बना के उनका रास्ता मोड़ करके हमारे पूरे हिमाचल, जम्मू कश्मीर, आसाम सबके लिए संकट पैदा कर दिया और वो कोई सुनवाई भी नहीं करता। नदियों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय नीति ये होती है कि नदियाँ जिस जिस देश से गुजरती हैं सबका उन पर साझा हक रहता है और आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते किसी भी नदी के बारे में जो नीचे के क्षेत्रों के लिए नुकसान पैदा करेगा। इसीलिए आप जानते हैं कि बांग्लादेश के साथ भारत का गंगा पर समझौता है, उससे भारत को नुकसान भी हो रहा है, लेकिन भारत बांग्लादेश के हक को मार नहीं सकता। नतीजा ये है कि बांग्लादेश की पानी की जरूरत के लिए हमको गंगा के बारे में अपने स्वार्थ पर अंकुश लगाना पड़ता। चीन ऐसा कुछ नहीं करता। और तीसरी बात यह है कि पिछले दिनों में लगातार तिब्बत के बारे में दुनिया का समर्थन बढ़ रहा है। भारत चुप है। भारत चुप है क्योंकि चीन और भारत के बीच में कई विवाद हैं। नए जो प्रधानमंत्री हुए नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने 18 बार 8.5 बरस में 18 बार चीन के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से बात की। हम लोग को भी आशा थी कि चीन का रुख बदलेगा, दलाई लामा से बात करेंगे, लेकिन उन्होंने गलवान घाटी में हमारे 40 दिनों को लाश में बदल दिया। हमारी बात से तो कोई नतीजा नहीं निकला। और हमारा बाजार, आप अपने घर जाइए देखिए, मोबाइल फोन से लेके गणेश लक्ष्मी की मूर्ति तक मेड इन चाइना है और बदले में हमारा उनके बाजार पर कोई खास प्रभाव नहीं। हमारे हजारों बच्चे चीन जाके पढ़ रहे हैं, तो हमने तो अपनी तरफ से रास्ता खोला, दरवाजा बड़ा किया, लेकिन चीन के रुख में परिवर्तन नहीं आ रहा। अब आप कहेंगे कि तब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? यहीं पर समझने की जरूरत है। भारत की नीतियां कौन बनाता है? संसद बनाती है। और संसद में कौन बैठते हैं? भारत के हर हिस्से से एक व्यक्ति चुनकर के वहां जाता है, एक स्त्री या पुरुष, और इन पर हमारे सुझाव का, दबाव का असर पड़ता है। अगर हम किसी पार्टी के हैं तो असर नहीं पड़ता, क्योंकि कहेंगे कि आप तो हमारे खिलाफ हैं, आप तो हमको जीतने नहीं देना चाहते थे, हमारे खिलाफ प्रचार किया था, तो आपकी बात को हम नहीं सुनेंगे। लेकिन हमारे आप जैसे लोग जो किसी खास दल के नहीं, अगर दल के हैं भी तो दल से ऊपर उनका जीवन है, वो अगर मान लीजिए मुजफ्फरपुर है, 543 लोकसभा सदस्य, उसमें से जितने हिमालय क्षेत्र के हैं, यानी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, उनको तो सब मालूम, क्योंकि उनकी आँख के आगे हो रहा है। लेकिन जो जितना हिमालय से दूर है उसको उसके बारे में उतनी कम समस्या की चेतना। नतीजा ये है कि भारत की संसद में 14 नवंबर 1962 को सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया गया चीनी हमले के खिलाफ कि जब तक हम अपनी एक एक जमीन वापस नहीं ले लेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। जैसे समय बीता है वो बात भूल गए। तो हम जो तिब्बत के बारे में, हिमालय के बारे में कहेंगे, वो कोई नई बात नहीं कहेंगे। ये भारत की संसद सर्वसम्मत, हर दल, कांग्रेस भी, कम्युनिस्ट भी, जनसंघ भी, समाजवादी भी पास कर चुके हैं, लेकिन आज उसकी कोई याद नहीं। और दुनिया में तिब्बत की मदद के लिए, हिमालय की रक्षा के लिए लोग बोल तो रहे हैं, लेकिन लोग असली सवाल पूछ रहे हैं कि 2 सवाल पूछते हैं, तिब्बत वाले क्या कर रहे हैं और भारत पड़ोसी देश है, भारत क्या कर रहा है। भारत अगर चुप है तो हमारे बोलने का क्या तुक है? तिब्बत के लोग क्या कर रहे हैं, इसका जवाब तो तिब्बती खुद दे रहे हैं। तिब्बत के लगभग 70,000 लोग भारत में
15,000 लोग नेपाल में और 10,000 लोग दुनिया के बाकी देशों में शरणार्थी। हम लोग उनको शरणार्थी नहीं करते। ये जो वांगचुकला और नवांग आए हैं, ये लोग, इनको हम रिफ्यूजी नहीं कहते, इनको हम अपना मेहमान कहते हैं, हमारे गेस्ट हैं। ये लोग अपने समय का बहुत सारा समय अपनी रोजी रोटी के बावजूद तिब्बत की आज़ादी के झंडे को ऊंचा उठाने में लगते हैं। हर साल 10 मार्च को ये जो दोनों आदमी आए हैं, चाहे जहाँ रहेंगे, 10 मार्च को तिब्बत दिवस मनाते हैं और अपनी आमदनी का एक हिस्सा तिब्बत की मुक्ति की साधना में लगाते हैं। दुनिया के हर बड़े देश में तिब्बत का एक प्रतिनिधिमंडल का ऑफिस चलता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में ये लोग हर साल अपनी तकलीफ की दुहाई देते हैं। तिब्बत के अंदर पिछले साल 158 भिक्षु भिक्षुणी और साधारण स्त्री पुरुषों ने आत्मदाह कर ली। कभी दिया सलाई जला के, मोमबत्ती जला के अपनी उंगली को जलाने की कोशिश करी है। कितनी देर रख सकते हैं? हम तो भाई 1 मिनट ज़्यादा नहीं रख सकते। उन्होंने अपना पूरा शरीर जला दिया। क्यों? क्योंकि तिब्बत के बारे में दुनिया ध्यान दी। तो तिब्बत वाले तो अपना काम पूरा कर, अपना फर्ज पूरा कर, लेकिन भारत के लोग चुप। और कुछ लोग भारत के चीन के बारे में, जो चीन का हमारे साथ दगाबाजी का इतिहास है, हमारी जमीन पर कब्जे का इतिहास है, उसको भुला करके व्यापार, पढ़ाई लिखाई, नाच गाना करना चाहते हैं। अपना अपना सोच है। अगर हमारे बाप दादा के साथ किसी ने बेइज्जती बेईमानी किया है और हम उसके साथ बैठ के दोस्ती करें तो लोग क्या कहेंगे? हम लोगों को कम से कम हमारे साथ जिसने अन्याय किया उसके साथ नकली दोस्ती नहीं करनी चाहिए। हम जो चाहे करें, उसके मन में तो हमेशा ही कांटा खटकता रहेगा कि हमने इसकी जमीन कब्जा कर रखा है, हमने इसका साथ अन्याय किया, हमारे साथ ये मौका आने पर जरूर बदला लेगा या बदला लेगी। तो चीन तो सतर्क है। उसने हमारे देश के अगल बगल जितने देश हैं उनको भारत विरोधी बना दिया। श्रीलंका से उन्होंने एक टापू ले लिया किराए पर, वहां पर परमाणु पनडुब्बी लगा दी। पाकिस्तान का मैंने आपको बताया कि 5,000 वर्ग मील जमीन कश्मीर में ले लिया। नेपाल के बारे में आपको मालूम होगा कि नेपाल में पिछले दिनों जब ओली साहब की सरकार थी तो दुनिया भर में शिकायत किया कि भारत ने नेपाल का कुछ 100 एकड़ जमीन कब्जा कर रखा। काला पानी एक इलाका है और आप नेपाल जाएं, आप में से कुछ लोग जाते गए होंगे, काठमांडू को दीवारों पर लिखा रहता है अक्सर, भारतीय कुत्तों नेपाल छोड़ो। ये कौन भड़का है? नेपाल के हर दूसरे घर की रोजी रोटी भारत की कमाई से चल रही है। नेपाली को हम अपना भाई मानते हैं। नेपाली के आने पर कोई वीजा परमिट का रोक नहीं, शादी ब्याह होता है। तराई के इलाके में बिहार नेपाल, उत्तर प्रदेश नेपाल का रिश्ता है, रोटी बेटी का रिश्ता है। उस नेपाल को भड़का रहा है चीन, क्योंकि वहाँ माओवादियों की सरकार बन गई और उन्होंने कुछ सड़क बना दिया, कुछ पुल बना दिया और उसके एवज में नेपाल की संसद ने भारत के खिलाफ सर्वसम्मत प्रस्ताव पास कर दिया। वहाँ 2 सांसद, एक महिला एक पुरुष खाली खड़े हुए नेपाली कांग्रेस के, कि क्या कर रहे हैं? भारत के साथ झगड़ा करने में कोई तुक नहीं है। भारत हमारा दुनिया में सबसे बड़ा शुभचिंतक है। आपको मालूम है कुछ साल पहले भारत और नेपाल के बीच में कुछ मतभेद हो गया तो भारत ने अपनी तरफ से चीज़ों को जाने पर रोक लगा दिया। तो वहाँ डीजल और नमक त्राही मच गए, क्योंकि नेपाल में जाने का, नेपाल से निकलने का एक ही रास्ता है भारत का। और नेपाल को हम लोगों ने अपने भाई की तरह से पाला बड़ा किया, मदद किया। आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे। लेकिन नेपाल में भी उन्होंने अपने कूटनीति के जरिए भारत विरोधी माहौल बना रखा। पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, तो भारत के लोगों को अपने प्रतिनिधियों के जरिए बोलने की जरूरत है। आप कहेंगे आज के पहले क्या किया? तो हमको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम लोगों ने और तरीकों से
इनको जो दिल्ली में लोग बैठे हैं उनको जगाने का काम किया। एक बार हस्ताक्षर अभियान कराया गया, 1 करोड़ भारतीयों का दस्तखत करा के दिया। पदयात्रा की गई, बिहार में ही नेपाली संत लामा और बिहार के लोग, ये सुनील भाई, हरेन जी, ब्रजेशी लोग बैठे हैं। पटना से अभयपुर, लखीसराय तक की यात्रा हुई। दलाई लामा जी का सम्मेलन पटना में किया गया। भारत तिब्बत मैत्री संघ का सम्मेलन मुजफ्फरपुर, भागलपुर, अभी राजगीर में हुआ, राजगीर। तो हम लोग अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, लेकिन उतना नहीं कर पा रहे जितना करना चाहिए। जैसे भारत में 750 से ज़्यादा जिले हैं, हमारे कुल 149 जिलों में संगठन और प्रतिनिधि हैं। हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि हर प्रदेश का कम से कम आधे जिले में हमारी इकाई बन जाए।